मेरा मन स्वदेशी। मैं बात करता हूँ, आपको हिंदी समझती है? जहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे पूछना कि ये बात समझ में नहीं आएगी। पूछेंगे तो मुझे भी सीखने को मिलेगा और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मुझे आपसे जो बात करनी है, जो विषय मुझे दिया गया है, वो ये है कि हमारे परिवार में ऐसी क्या करें हम व्यवस्था कि हमारे बच्चे आदर्श हों। आदर्श बच्चे हमारे परिवार से निकले, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए ऐसे कुछ काम करें जिनको हम आदर्श मानते हैं। तो ऐसे हमारे बच्चे कैसे बने, इस विषय पर मुझे आपसे बात करने को कहा गया। और ये विषय बात करने के लिए मुझे आपके पास या आपके साथ कम से कम 6-7 घंटे का समय बिताना है। तो मैं 2 बातें चाहता हूँ, एक आप बोर ना हो और मुझे बात करने में आनंद रहे, ये दोनों एक साथ कैसे हो। तो थोड़ी थोड़ी देर हम बात करें, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर करें, फिर थोड़ा विश्रांति लें, फिर बात करें, फिर प्रश्नोत्तर, फिर विश्रांति, ऐसे करके ये अच्छे से होगा। ठीक है, मैं थोड़ा बोलूँगा, फिर आप प्रश्नोत्तर करेंगे और फिर थोड़ी देर विश्रांति लेकर फिर दोबारा से मिलेंगे, फिर बात करेंगे, ऐसे ही चलेगा। शायद 2 या 3 सत्र में 6-7 घंटे का समय पूरा हो जाएगा। मैं शुरू कहाँ से करूँ? मैं यहाँ से शुरू करूँ कि हमें आदर्श परिवार अगर है, हमारा परिवार अगर आदर्श है, तो ये पक्का है कि हमारे परिवार के बच्चे भी आदर्श होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा परिवार अगर आदर्श है, हमारा कुटुंब अगर आदर्श है, तो हमारे बच्चे भी सब आदर्श होंगे। कुटुंब आदर्श है, इसका मतलब क्या? परिवार आदर्श है, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या? आप बताएंगे कोई? आप अपने परिवार को आदर्श माने, उसके लिए क्या आधार है? किस बात को आप कहेंगे कि हमारा कुटुंब आदर्श है? अगर ऐसा है तो बोलेंगे आप? अब शुरू करते हैं। मैंने ये जानबूझ के आपसे बात कहा कि आप कुछ बोले, मुझे भी अंदाजा लगे कि आप क्या मानते हैं, सोचते हैं, कैसा आपके मन में विचार आता है। बहुत अच्छा विचार है, सभी के विचार अच्छे हैं। भारत देश में आदर्श कुटुंब या परिवार की जो परिभाषा है, वो ये भाई ने थोड़ी सी कही। हमारे भारत में शास्त्रों के आधार पर जो परिभाषा है, शास्त्र समझते? हमारे देश में जैसे वेद हैं, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, फिर भगवत गीता है, भगवान कृष्ण का ज्ञानेश्वरी है, फिर हमारे पास दासबोध है। तो ये जो तमाम शास्त्र अपने देश में लिखे गए हजारों वर्ष पहले, और जिन्होंने लिखे हैं कोई साधारण लोग नहीं हैं, वो महान लोग हैं जिन्होंने ये लिखे हैं। दासबोध जिन्होंने लिखा आप जानते हैं, समर्थ रामदास, समर्थ स्वामी रामदास। ज्ञानेश्वरी जिन्होंने लिखा, संत ज्ञानेश्वर। भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को, और व्यास जी ने लिखा उसको। तो ये सब शास्त्रों को लिखने वाले जो महान लोग हैं, वो क्या कहते हैं आदर्श परिवार के बारे में, वो मैं आपको कह के शुरू करता हूँ। हमारे सभी शास्त्रों में, चारों वेदों में, और उपनिषद हमारे हैं, आप जानते हैं 18 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में पुराण लिखे गए हैं, फिर सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन सभी में परिभाषा एक ही है। आदर्श परिवार माने जो परिवार दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से दूर है। फिर से कहता हूँ, जो परिवार दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से दूर है और दूसरे परिवारों को दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों से दूर करने के काम में लगा हुआ है, वो परिवार आदर्श है। ये है परिभाषा।
ऋग्वेद में ये परिभाषा सबसे पहले आई, फिर ऋग्वेद के बाद ये उपनिषदों में आई, वेदों के बाद वेदांतों में आई, फिर उसके बाद भगवद गीता में आई। रामचरितमानस का नाम आपने सुना है, बहुत बड़ा शास्त्र है, गोस्वामी तुलसीदास का लिखा हुआ, वहां पर ये परिभाषा आई। वाल्मीकि रामायण है हमारे देश में, फिर वहां ये परिभाषा आई, और ऐसे करते करते दासबोध में आई, ज्ञानेश्वरी में आई, और अंत में यहाँ तक आई जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भारत देश में आदर्श परिवार का माने जो परिवार को दैहिक दुख ना हो, दैविक दुख ना हो, भौतिक दुख ना हो, ये एक बात। और वो परिवार दूसरों के दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों को दूर करने का काम करे, वो आदर्श परिवार। ठीक है, अब जरा देखें परिभाषा का मतलब क्या है। दैहिक दुख ना हो, इसका मतलब क्या? कोई भी परिवार का व्यक्ति बीमार ना हो, ये है दैहिक दुख। दैहिक दुख माने देह का दुख, हमारे शरीर को कोई दुख ना हो। मान लो परिवार में 5 लोग हैं, कुटुंब में 5 लोग हैं, आई वडील सब बूढ़ा बूढ़ी इकट्ठा करके 5 हैं, तो कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए, एक भी उनमें बीमार ना हो, सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी हो, सभी का आरोग्य अच्छा हो, तो ये बात हुई एक। दूसरा दैविक दुख। दैविक दुख समझते हैं, देव का दिया हुआ दुख, भगवान का दिया हुआ दुख उस परिवार में नहीं होना चाहिए। देव दुख क्या होता है? देव दुख समझते हैं, धरती कंप आ गया, धरती कंप समझते हैं, भूकंप आ गया, तो ये अब देव का दुख है, ये हमारा तो नहीं है, देह का भी नहीं है, भगवान ने कर दिया। या तो आग लग गई घर में, ये तो देव का दुख है। या तो घर गिर गया, धरती कंप नहीं आया फिर भी घर गिर गया, ये तो कुछ देव का दुख है। या तो आपके घर में कोई ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जहां आपके रहने की परिस्थिति बिगड़ जाए, तो वो देव का दुख है। तो पहली बात हुई देह का दुख, शरीर का दुख, दूसरा देव का दुख, और तीसरा भौतिक दुख। भौतिक दुख समझते हैं, गरीबी, बेरोजगारी। परिवार में गरीबी अगर बहुत है, परिवार में बेरोजगारी बहुत है, पैसे नहीं है खाना खाने के लिए, रोटी इकट्ठा करने के लिए, कुछ काम करने के लिए पैसे लगते हैं, वो नहीं है परिवार में, तो वो है भौतिक दुख। कापड़ नहीं है पहनने को, शरीर पर कापड़ नहीं है पहनने को, हमें चाहिए लेकिन नहीं है, तो वो भौतिक दुख है। मान लो हमें करंट की आवश्यकता है, बीज चाहिए लेकिन नहीं है, ये भौतिक दुख है। हमको पंखे की हवा चाहिए लेकिन पंखा नहीं है, तो ये भौतिक दुख है। तो जो शरीर को आवश्यक है सुविधा के रूप में, ऐसी कोई चीज नहीं होने से भौतिक दुख। जो शरीर को आवश्यक है स्वास्थ्य के रूप में, ऐसा नहीं होने से दैहिक दुख। और जो हम सब परिवार को आवश्यक है, ऐसा नहीं होने पर देव का दुख। ये 3 दुख जिस परिवार में नहीं होते, वो परिवार आधा आदर्श होता है। आधा वाले 50%, और आगे का 50% आदर्श होने के लिए दूसरा सूत्र है कि जो परिवार के लोग खुद सुखी हैं, जिनको दुख नहीं है, और दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तब हम कहते हैं कि वो आदर्श परिवार है। आपको शरीर का दुख नहीं है, माने आप निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, अब आप दूसरों को भी स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, तो आप कहिए कि आप आदर्श हैं। अगर आप गरीब नहीं हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, और दूसरे गरीबों के लिए वो पैसे का वापर कर रहे हैं आप, या उनकी मदद कर रहे हैं, तो आप आदर्श हैं। और भगवान ने कोई दुख आपको दिया, उस दुख से आप बाहर निकल गए। जैसे किल्लारी में भूकंप आया, याद है आपको, लातूर में, और किल्लारी के लोगों ने अपने घर बांध लिए, ठीक है। थोड़े दिन के बाद उत्तर काशी में भूकंप आया था किल्लारी के बाद, तो किल्लारी के लोग उत्तर काशी गए थे घर बांधने के लिए, मैं भी उनके साथ था। तब मैंने कहा था कि आप आदर्श लोग हैं,
अपना देव दुख आपने खत्म किया, अब दूसरों का जो देव दुख है उसको दूर करने के लिए आप लातूर से चलकर उत्तरकाशी गए। लातूर और उत्तरकाशी में 3000 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी वो गए, तो आदर्श है। तो हम अपने दुख दूर करें सबसे पहले, फिर दूसरों के दुख दूर करने के लिए कोशिश करें, तो हम मानेंगे कि हम आदर्श, परिवार में भी और व्यक्ति के रूप में। दुख 3 तरह के हैं दुनिया में, दैहिक, दैविक और भौतिक। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपको भौतिक दुख है? आपको खाने को रोटी मिलती है ना, भात मिलता है ना, गरम मिलता है खाने को, भाजी पाला मिलता है, बीज है घर में, पंखे की हवा है, तो भौतिक दुख तो नहीं है आपको है? नहीं। तो इसका मतलब भौतिक दुख पे बात ही नहीं करेंगे, जब है नहीं तो बात क्यों करें? हम तो 2 दुखों पे बात करेंगे। देव दुख है आपको? है? नहीं? आप में से कोई ऐसा बोलेंगे मुझको देव का दुख है, भगवान ने मुझे ये दुख दिया है? नहीं है? चलो ठीक है, थोड़ी देर इसको भी बात करें। दैहिक दुख है, शरीर को दुख है, कोई त्रास है, बीमारी है, रोग है, कुछ है? वो तो बोलिए, नहीं है तो फिर बात करने का खतरा है। आई को पूछो क्या दैहिक दुख है? आई को दुख नहीं, वो पड़ोस वाली आई को पूछो। घुटने में दर्द है। अच्छा, किस किस को घुटने में दर्द है? गुर्गे का त्रास। कितनी आई और ताई यहाँ ऐसी है जिनको गुर्गे का त्रास? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो ठीक, 12 आई ने हाथ ऊंचा किया, ताई ने किसी ने ऊंचा नहीं किया, इसका माने ताई को गुर्गे का त्रास नहीं है। ठीक है। अभी दूसरी बात करते हैं, ताई को किसका त्रास है वो बताएं। मासिक पाली का त्रास किस किस ताई को है? इसमें शर्म नहीं करने का। मासिक पाली का त्रास किस किस ताई को है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तारीख 21 तारीख का हाथ ऊंचा था। मासिक पाली का त्रास, दो का दुखना, दो के दुखने का त्रास किस किस को है? दो के दुखना, 1 2 3 4 6 9 सबसे जास्ती दो के दुखने का 40। चलिए ठीक है। पोट का दुखावा, पोट का दुखावा, पोट का दुखावा 27। ठीक है। पोट का दुखावा हुआ, घोटे का दुखना हुआ, मासिक पानी का त्रास हुआ, गुर्गे दुखना हुआ। अभी आंखों का त्रास, आंख का त्रास किस किस को है? डोळे बोलते हैं, डोळे का त्रास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो ज्ञानेश्वरी को डोळे का त्रास है। 28 29 है। ठीक है। डोळे का त्रास हुआ, डोके का त्रास हुआ, गुर्गे का त्रास हुआ, मासिक पानी का हुआ, पोट का दुखावा हुआ, और
और कोई त्रास बोलो? पित्त का त्रास समझते हैं सब? चलो, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, पेट जलना, गैस बनना, ये सब त्रास किस किस को है? पित्त इसी को कहते हैं। चौबीस और 25। कई के हाथ बहुत त्रास में उठ रहे हैं, माने उनको रोगी का भी त्रास है, पेट का भी है, मासिक पाली का मैं देख रहा हूँ, उनके हाथ बार बार उठता है। तो एक से ज्यादा त्रास भी है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अभी ये जो छोटे बच्चे यहाँ सब बैठे हैं, इनका कुछ त्रास है? छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कम उम्र के बच्चे, एक त्रास हो सकता है भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, सेवन नहीं करते ठीक से। ऐसे कौन कौन है जिनको भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, सेवन नहीं करते, बार बार उनको मार मार के सेवन कराना पड़ता है, ऐसे कौन कौन है? दो पीछे हैं, 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 आपके हैं वो इधर 17 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बिल्कुल भूख नहीं है, या तो जबरदस्ती उनको खिलाना पड़ता है। ठीक है, अभी थोड़ा आगे चले। संडास में त्रास किस पेट साफ नहीं होता, बहुत तकलीफ होती है, 1 दिवस नहीं होता, 2 दिवस नहीं होता, ऐसे कुछ है? नहीं है? चलो बहुत अच्छा। लघवी का त्रास, लघवी कोई है? एक और कोई? 2 3 लघवी के त्रास में 3 हाथ। अच्छा, और मैं पूछ रहा हूं, सर्दी जुकाम, सतत नाक बहना, सर्दी होना, बार बार सर्दी होना, उठाइए जरा हाथ। सर्दी जुकाम, ठीक है 11 सर्दी जुकाम हुआ, आंखों का हुआ, डोरे का हुआ, चलिए ठीक है। गले, घसा, खोखला, सतत खोखले का त्रास, 11 और 3 14 17 ठीक है, हाँ ठीक है, 17 लोगों को घसा। ठीक है, गुर्जे हो गए। अच्छा, ये पाँव का त्रास है, इसको क्या बोलते हैं? टाँकनी, टाँकनी का दुखावा और इसमें चीरा पड़ना, ये किस किस को त्रास है? टाँकनी का दुखावा और चीरा पड़ना। पैंतालीस सबसे ज्यादा, अभी तक सबसे ज्यादा टाँकनी का दुखावा। और एक आखिरी माहिती, आखिरी मैं कह रहा हूँ, आपको याद आए तो बोलना है, केश जलना, ये सबसे ज्यादा। चलिए, बात खत्म हुई। अभी मैंने जी सांस, अच्छा चलिए, दमा, अस्थमा, सांस भरना, ऐसा त्रास कोई आई को है? पीठ का त्रास, कमर दुखना, कमर दुखना, हाँ कमर दुखना है। 4 4 8 12 14 18 20 22 24 26 30 32 35, ठीक है, कमर दुखना 35। और एक दो मैं छोड़ गया तो याद करके आप, मैं भूल गया तो आप मुझे बता देना। हम बात करते हैं, मैंने सबसे ज्यादा जो त्रास पाया हम सबको वो केश गलने का सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे कमर दुखने का, तीसरे नंबर पे मैंने देखा पेट दुखने का, फिर डोके दुखने का। ऐसे करते करते 12-15 हमको रोग हैं, और भी हो सकते हैं।
तो बात अब यहीं से शुरू करते हैं। परिभाषा हमारी आदर्श परिवार की है, सब लोग निरोगी हों, सब परिवार आदर्श है। तो सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं कि हमारे रोग कैसे ठीक हों। ये सब रोग अगर आपको हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। व्यसन मुक्ति का काम तो कर ही नहीं सकते, अपना भी नहीं कर सकते। अगर मान लो कमर का बहुत दुखावा है तो अपने काम नहीं कर पाएंगे हम, बार बार झुकना उठना बैठना नहीं होगा। गुर्दे दुखने का बहुत त्रास है तो हमारे ही काम हम नहीं कर पाएंगे, समाज का क्या करेंगे। तो पहला काम आज हम ये करेंगे कि ये जितने भी रोग हैं इसकी चिकित्सा हम कर लें, इस रोग से मुक्त हो जाए। उसके बाद हम दूसरों को इसी रोग से मुक्त करने का प्रयास करेंगे, तो हम आदर्श परिवार की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कैसे ठीक होंगे ये सारे रोग हमारे। तो आप बोलेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। आप में से कौन कौन डॉक्टर की दवा ले रहे हैं, हाथ उठाइएगा। डॉक्टर की औषध कौन कौन खा रहा है? एलोपैथी की डॉक्टर की औषध कौन कौन खा रहा है? चलो ठीक है, 22-23 हाथ उठे हैं। और भी नहीं? चलो ठीक, हाथ ही से करें। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करेंगे, तो दो बातें आप याद रखिए। पहली बात ये कि डॉक्टर के पास जाके इलाज करने के लिए पैसे लगते हैं, और पैसे आजकल बहुत लगते हैं, थोड़े नहीं लगते। छोटा सा कुछ माने बीमारी आ जाए तो हजारों रुपए लगते हैं, थोड़ा बुखार आ जाए 8-10 हजार का खर्चा हो जाता है। गरीब आदमी नहीं कर सकता, जिसके पास पैसा है, श्रीमंत है, वो तो कर सकता है। मैं आपको कुछ ऐसे इलाज बताता हूँ जो बिना पैसे के आप कर सकते हैं। डॉक्टर के पास ना जाएं, पैसे आपके पास खर्च करने को ना हो तो भी आप वो इलाज कर सकते हैं। आप वो लिखना, आपके पास कागज पेन है? चलो, एक एक आजार की बात करूंगा, एक एक रोग की बात करूंगा, और उसका इलाज आप अपने घर में खुद करना, बिना डॉक्टर की मदद के, बिना पैसा खर्च किए। सबसे पहला ऊपर से शुरू करें। सबसे पहले डोके दुखना, सिर का दर्द। अभी सिर का दर्द जिनको भी है, डोके दुखने का दर्द जिनको भी है, ये दर्द की अपने घर में, स्वयं पाक घर में औषध है, बहुत अच्छी औषध है। और स्वयं पाक घर में जो औषध है वो बिना खर्चे की है, ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा आपका, आराम से आप उसको इलाज के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अपने स्वयं पाक घर में नमक है, मीट, कौन सा वाला? खड़े मीट। अच्छा, आजकल एक मीट आता है बाजार में, आयोडीन युक्त मीट, ये है नहीं है तो बहुत अच्छा। जिनके घर में है वो तुरंत निकाल दे, क्योंकि ये जो आयोडीन युक्त मीट है ना, ये डोके दुखने के लिए सबसे खतरनाक है। जो भी आयोडीन युक्त मीट खाएंगे सबको डोके दुखने का त्रास आज नहीं तो कल होने वाला है। कारण क्या है? ये आयोडीन युक्त मीट है ना, शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। आपने सुना है एक शब्द, ब्लड प्रेशर, बीपी, रक्त का दबाव। तो आयोडीन युक्त मीट जास्ती खाओ तो रक्त का दबाव बढ़ेगा, रक्त का दबाव बढ़ेगा तो डोके दुखने का काम होगा ही। इसलिए सबसे पहला काम ये करो आप कि जिनको डोके दुखने का त्रास है वो अपने घर से आयोडीन युक्त मीट हटा दो। ये मीट लाना बंद कर दो, वो टाटा का हो या बाटा का हो, निर्मा का हो या किसी का, अलग अलग नाम से आता है ना, टाटा का नमक, निर्मा का नमक या कैप्टन कुक का नमक, सब आयोडीन युक्त है। जो मीट पर लिखा है आयोडीन युक्त वो घर में मत लाओ, क्योंकि ये मीट से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो डोके दुखने का त्रास जीवन भर रहेगा। तो आपको ये मीट को हटाना, ठीक है। अब मीट कौन सा लाना? आपके घर में एक मीट आता है जिसको सेंगा लवण कहते हैं, सेंगा मीट, मराठी में क्या कहते हैं? सेंधव।
सेंधव शब्द सुना, सेंधव मीट, सेंधव लवण, वो पत्थर वाला आता है, सफेद सफेद होता है, वो मीट घर में लाना जी, सेंधव लवण। हाँ, और एक मीट आपने देखा काला काला आता है, क्या कहते हैं उसको मराठी में, क्या कहते हैं? पाने लो, पादे, पादे लो। आपने देखा नहीं काला नमक, ये नमक लाना, ये दो नमक घर में लाना, एक तो सेंधव और एक तो काला। ये दोनों मीट जो भी खाएगा उसका डोके दुखने का त्रास ऐसे ही चलेगा। समझ में आया? सेंधव मीट बाजार में मिलता है, थोड़ा महंगा है, क्या भाव? 10 रुपए किलो, 20 रुपए, 20 रुपए किलो है, लेकिन चलेगा अपने स्वास्थ्य के लिए। तो 20 रुपए किलो कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। तो आज के बाद आप जब अपने घर जाना तो घर का मीट बदलना पड़े, धोखे का त्रास दूर जिसको करना है वो मीट बदले पड़े। आप सेंधव लवण खाना शुरू करो। कैसे खाएंगे? दाल में, सब्जी में, भाजी पाला में, सब जगह खाइए, ठीक है? और जिनको बहुत ज्यादा धोखे का दर्द है, बहुत ज्यादा, उनको पानी में मिला के पीना है, पानी में मिला, सेंधव मीट थोड़ा पानी में डालना, ठीक है? फिर इस पानी में थोड़ा गुड़ मिलाना, गुड़, गुड़, गुड़ समझते हैं? गुड़ बाजार में दो तरह का गुड़ मिलता है, एक तो है बहुत सफेद और एक है थोड़ा काला काला। जो काला वाला है वो अच्छा, सफेद वाला अच्छा नहीं, क्योंकि सफेद गुड़ में निरमा वॉशिंग पाउडर मिला। हाँ, तो जास्ती सफेद गुड़ नहीं खाना। तो जो थोड़ा काला है, चॉकलेटी कलर का है, चॉकलेट के रंग जैसा गुड़ आता है, वो तो अच्छा। तो सेंधव मीट ले लिया, सेंधव लवण, थोड़ा सा गुड़, 1 गिलास पानी, थोड़ा सा सेंधव मीट, थोड़ा सा गुड़ मिला लिया। अब इसमें और एक चीज मिला, अपने घर में एक सोडा होता है, सोडा जानते हैं? खाने वाला सोडा, बस ये 3 चीजें हैं, सोडा, खाने वाला, नमक, सेंधव और थोड़ा सा गुड़। ये तीनों मिलाकर 1 गिलास पानी में रोज सकाली कोई भी पी ले अनुषा पोटी, तो डोके दुखने का सब त्रास खत्म हो जाए। और जीवन पर्यंत डोके दुखने का त्रास आपको ना हो, इसके लिए ध्यान ये रखना है कि हमेशा दैनिक जीवन में सेंधव मीट ही खाना। खड़ा मीट, सेंधव मीट खड़ा मीट है। अब एक खड़ा मीट आता है बाजार में, जिसको आयोडीन युक्त नहीं किया गया, वो चलेगा, लेकिन समुद्र के पानी का बना हुआ है तो तकलीफ है। अगर वो पत्थर वाला है तो अच्छा। आप दुकान वाले से पूछना कि ये समुद्र के पानी का है, दरिया के पानी का है, तो नहीं लेना, क्योंकि दरिया के पानी के मीट में ही तकलीफ। भारत के बारे में एक रिसर्च हुआ, शोध हुआ, 1930 के साल तक भारत के लोग सेंधव मीट ही खाते थे, संपूर्ण भारत में। महात्मा गांधी के आने के बाद वो मीट सत्याग्रह हुआ, तो समुद्र के पानी का मीट खाना लोगों ने शुरू किया, और उसके बाद बीमारियां शुरू हो गई, बहुत बीमारियां। उसके पहले बीमारियां बहुत कम थी। धोखे दुखने का त्रास तो 1930 के पहले इस देश में होता नहीं था, मामूली होता था, 1 लाख लोगों में से 1 या 2 को होता था। अब धोखे दुखने का त्रास इतना हो गया है कि 1 लाख में से 10,000 हो गए। ये मीट के कारण हुआ है। तो आपके घर का मीट बदलना है, आपको काम क्या करना है? सेंधव मीट लाना है, काला मीट लाना है, और ये आयोडीन युक्त मीट हटाना है। खड़ा मीट लाना है, पिसा हुआ मीट कभी उपयोग करना नहीं, ठीक है? और एक माहिती, आखिरी माहिती, महाराष्ट्र में मैं देखा है कि एक परंपरा है, हम खाना जब खाते हैं ना तो मीट ऊपर से डालते है ना। ये परंपरा बहुत पुरानी है, ये तब की परंपरा है जब सेंधव मीट काम में आता था। तो सेंधव मीट को ऊपर से डाला जा सकता है, आयोडीन युक्त मीट कभी भी ऊपर से डाला तो सत्यानाश होने वाला।
शरीर का। तो आप महाराष्ट्र में जब भोजन परोसते हैं किसी भी आपके मेहमान को या अपने लिए, तो थाली में जो मीट डालते हैं ये तभी डालना जब वो सेजव मीट हो। अगर आयोडीन युक्त मीट आपने डाल दिया थाली में तो वो तो मारा जाएगा जिसकी थाली में आपने डाला। अगर उसने उठा के दाल में डाल दिया तो और तकलीफ, क्योंकि मीट को बिना पकाए हुए भोजन में अगर डालें तो वो जहर होता है, विष होता है। मीट को बिना पकाए अगर भोजन में डालें तो वो विष है, जहर है, उसको पकना चाहिए। कैसे पकना चाहिए? आप वरण बना रहे दाल, उस समय आपने डाल दिया, फिर उबल गया, वो मीट तो ठीक है, लेकिन वरण बनने के बाद आपने मीट डाला, उसको गर्म नहीं हुआ, समझ में आया? और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो डोके का दुखावा होगा। इसलिए ब्लड प्रेशर आपका ना बढ़े, इसके लिए ये उपाय आपको करना है कि थाली में मीट अगर डालें तो सेजव मीट हो, नहीं तो ये आयोडीन युक्त मीट कभी डालना नहीं थाली। आप समझ में आए? क्लियर? डोके का त्रास अब दूर हो जाएगा। जिनको ज्यादा त्रास है उनको औषधि लेनी है। कैसे लेनी है? 1 गिलास पानी, थोड़ा सा सेंधव मीट, थोड़ा सा गुड़ और क्या मिलाना? सोडा। कौन सा सोडा? खाने वाला। 2 सोडे आते हैं, एक कापड़ धोने का भी आता है, वो मत डालना, खाने वाला सोडा। तो जिनको जास्ती डोके का त्रास है वो सकाली 1 गिलास पानी, थोड़ा सा सेंधव मीट, थोड़ा सा उसमें गुड़ और थोड़ा सा खाना सोडा मिला के सुबह सुबह पी लेना। 1 ही मिनट में, जास्ती से जास्ती 2 मिनट लगता है, डोके का त्रास एकदम गायब हो। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो हुआ डोके का त्रास। अभी दूसरा जो बहुत बीमारी है सबको, केश गलना। आपको केश अगर गिर रहे हैं, बाल बहुत टूट रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना है, क्या इलाज करना है उसका? पहले इलाज आपको ये करना है कि सबसे पहले शैम्पू वापरना बंद। शैम्पू, शैम्पू कौन सा? जिसका जाहिरात टीवी में आता है। बहुत सारे शैम्पू का जाहिरात टीवी में आता है। क्लिनिक प्लस, क्लिनिक प्लस एक शैम्पू है जिसका रोज जाहिरात आता है। फिर दूसरा नाइल एक शैम्पू है, उसका जाहिरात आता है। फिर उसके बाद गोदरेज के बहुत सारे शैम्पू, हिंदुस्तान लीवर के बहुत सारे शैम्पू, ये सभी शैम्पू जिनका जाहिरात टीवी करता है, ये आप वापरते हैं, केश गलना इसी से जास्ती होता है। आप बोलेंगे क्यों? कारण बताइए। आपने शैम्पू बनते हुए देखा कभी? नहीं, तो आप वापरते क्यों? आपको माहिती है शैम्पू बनाने में कौन सी वस्तु लगती है? कोई भी काई को माहिती है? नहीं, तो मैं बताता हूं, लिख लो आप। शैम्पू बनता है जिस केमिकल से, उसका नाम लिखो। शैम्पू जिस केमिकल से बनता है, जिस रसायन से शैम्पू बनता है, उसका नाम लिखो। लिखेंगे? बोलो। हाँ। जो भी विद्यार्थी या सगळ्यांनी पुढे जरा, थोड़ा आ गया सगळ्यांनी पुढे जरा, पाठीमागे ऊन लागते, ऍडजस्ट करून घ्या सगळ्यांनी. पाठीमागच्या मुली जरा पुढे जरा, आत्ता आलेल्या मुली, आत्ता आलेल्या शाळेतल्या मुली पुढे जरा. लॉरेंस सल्फेट, ये केमिकल जो है ना बहुत खतरनाक है, जहर है, विष। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। एक बार मैंने परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला में, मैं पहले वैज्ञानिक था, प्रयोगशाला में काम करता था, तो शैम्पू बनाने वाला जो केमिकल है ना, सोडियम लॉरेंस सल्फेट,
ये मैंने एक इंजेक्शन में ले लिया, इंजेक्शन ऑप्शन इंजेक्शन में ले लिया, और चूहा होता है ना, चूहा ऊदन, उसको इंजेक्शन लगा, ये देखने के लिए कि ये जो केमिकल है ये विष है या अमृत है, अच्छा है या खराब। तो जब ऊदन को मैंने इंजेक्शन लगा दिया तो 15 से 17 मिनट के बाद ऊदन मर गया। तब मुझे पता चला कि ये इंजेक्शन में थोड़ा सा केमिकल लेके ऊदन को लगा दिया, वो मर गया। फिर मैंने मेरे सीनियर साइंटिस्ट को पूछा कि ऊदन मर गया, तो उन्होंने कहा तुम अपने को लगा लो, तुम भी मर जाओ। हाँ, मेरे सीनियर साइंटिस्ट थे जो मेरे गुरु जैसे थे, उन्होंने कहा कि तुम खुद लगा लो ये इंजेक्शन, तुम भी मर जाओगे। मैं पूछा कैसे मर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा ये विष है, सोडियम लॉरेंस सल्फेट, और यही सोडियम लॉरेंस सल्फेट से शैम्पू बनता है। अब वो शैम्पू आप बाल में लगाते हैं तो बाल आपके गुच्छे के गुच्छे टूट के नीचे आते। कोई भी शैम्पू से बाल धोएंगे ना, खूब बाल टूटेंगे, क्योंकि ये सोडियम लॉरेंस सल्फेट क्या करता है, जब आप घिसते हैं ना तो बालों की जड़ को एकदम कमजोर करता है, तो बाल टूट के सब नीचे आते हैं। ये केमिकल का अगर तुलना करना हो तो इसके बराबर एक दूसरा केमिकल है जिसका नाम है यूरिया। यूरिया माने रासायनिक खत। यूरिया है ना, यूरिया को पानी में डाल दो, फिर वो गल जाएगा, फिर उस पानी से बाल धो दो, सब बाल एक साथ टूट के आ जाएंगे, एक ही बार में, सिर्फ टकला, एक ही बार। यूरिया में इतना ही विष है जितना सोडियम लॉरेंस सल्फेट में है, बस थोड़ा अंतर है, यूरिया एक बार में टकला करेगा और ये सोडियम लॉरेंस सल्फेट थोड़े दिन बाद करेगा। आपको माहिती है आपके जो बाल हैं ये हर दिवस 1000 से जास्ती निकलते हैं। माहिती है, भगवान ने ये व्यवस्था बनाई, आपका जो सिर है ना, इस पर रोज 1000 नए बाल आते हैं, रोज। 24 तास में जब आप सोकर दूसरे दिन उठते हैं, एक तास शुरू करके अगले एक तास, माने एक दिवस पूरा हो जाए, 1000 नए बाल आते हैं। तो भगवान ने बाल जास्ती देने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। अपने सिर में एक केमिकल है, उसका नाम है मेलानिन। ये केमिकल बाल को सिर के बाहर निकालने वाला केमिकल है, माने बाल जो बढ़ते हैं वो इस केमिकल के कारण बढ़ते हैं। ये केमिकल छोटे बच्चों में नहीं होता, जो 1 दिन के बच्चे होते हैं ना, 2 दिन के, 3 दिन के, 3 महीने, 3 साल तक ये केमिकल बच्चों में जास्ती नहीं है, इसलिए उनके बाल जास्ती नहीं आते। उसके बाद ये केमिकल बनना शुरू होता है और 60-70 वर्ष की उम्र तक बनता है, फिर उसके बाद कम होना शुरू होता है। तो 60-70 वर्ष तक बाल बढ़ते हैं, उसके बाद घटना शुरू हो जाती है। ये सब काम मेलानिन नाम के केमिकल के कारण होता है। अब ये जो शैम्पू है वो क्या करता है, ये मेलानिन का ही नुकसान करता है। तो जितना जास्ती आप शैम्पू वापर करेंगे मेलानिन उतना कम हो जाएगा, मेलानिन जितना कम होगा बाल उतने कम हो जाएंगे। तो क्या करना, शैम्पू वापरना नहीं, तो शैम्पू वापरना बंद। केश गलने की समस्या जो भी ताई और आई को है उनको शैम्पू वापरना नहीं। अब क्या वापरना, शिकाकाई। शिकाकाई अपने घर में है। रीठा, रीठा जानते, रीठा को क्या कहते हैं मराठी, रीठा। तो एक तो शिकाकाई है, दूसरा रीठा है, और एक है आंवला। सुना है, ये तीनों खरीदना है, रीठा, शिकाकाई, आंवला, तीनों खरीदना है। और इसका अनुपात बनाना, कैसा अनुपात बनाना, 1 भाग आंवला, 2 भाग रीठा, 3 भाग शिकाकाई, ऐसे खरीदना। 1 भाग का माने 100 ग्राम आंवला, 200 ग्राम रीठा, 300 ग्राम शिकाकाई, ये तीनों खरीदना है। धूप में सुखाना और 8-10 दिन सुखाना, खूब अच्छे से सुखाना, फिर उसको कूटना, पाउडर बनाना, पीसना। पीसने के बाद वो पाउडर को बाटली में भर के रखना। फिर आपको जब बाल धोने का है तो ये इसमें से 1 चम्मच पाउडर लेना, 1 गिलास गर्म पानी में रात्रि को डालना,
सकाली वो पानी से बाल धोना। ये तरीके से आपको बाल धोना। जीवन पर्यंत आपको कभी भी केश गलने का समस्या नहीं आएगी। क्या करना? आंवला, दूसरा नहीं रीठा, फिर तीसरा शीतल। आंवला कितना? 1 भाग माने 100। रीठा कितना? 2 ग्राम। रीठा और शिकाकाई कितना? 300। तीनों बाजार में मिलता है, पंसारी की दुकान पे मिलता है, किराने की दुकान में मिलता है। खरीद के सुखाना धूप में पहले 10 दिन 15 दिन, जब ये खूब सूख जाएगा फिर इसको पीसना, कूटना और पीस लेंगे, फिर बाटली में भर के रखना। ठीक है? अब यही आपका शैम्पू है। रोज 1 चम्मच इसमें से लेना, 1 गिलास गर्म पानी में रात्रि को भिगो देना, सकाली उठकर उस पानी से बाल धोना, तो केश गलने की समस्या बनी। ठीक है? और एक छोटी सी माहिती, केश गलने का सबसे बड़ा कारण है शैम्पू। उसका तो समाधान हो गया, शैम्पू वापरना बंद। रीठा, आंवला, शिकाकाई से बाल धोना शुरू। केश गलने का और एक कारण है, और दूसरा एक कारण है, किसी भी आयु और ताई को केश तब बहुत गलते हैं जब उसके शरीर में एक केमिकल की बहुत कमी आती है। उस केमिकल का नाम है कैल्शियम। जो भी आई और ताई को शरीर में कैल्शियम की कमी आएगी तो केश बहुत गलेंगे। ठीक है? ये बात लिख लो आप, सभी को माहिती होनी चाहिए। एक माहिती हुई कि हम शैम्पू वापरेंगे तो केश गलेंगे। दूसरी अब माहिती है, जब शरीर को कैल्शियम नाम का केमिकल बहुत कम होगा तब भी केश गलेंगे। अब क्या करना? कैल्शियम की पूर्ति करना। कैल्शियम अगर कमी है तो कैल्शियम की पूर्ति करना। अब आप पूछो कैल्शियम किसमें है? ऐसी वस्तु खाना जिसमें भरपूर कैल्शियम। तो सबसे जास्ती कैल्शियम है गाय के दूध में। गाय का दूध, मछली में नहीं, गाय के दूध। मछली का भी दूध है ना, उसमें कैल्शियम जास्ती नहीं है, जास्ती नहीं। सबसे जास्ती कैल्शियम है गाय के दूध में। और सबसे जास्ती किस गाय के दूध में? देशी। और देशी गाय में सबसे ज्यादा किसमें? किल्लार गाय। किल्लार गाय देखिए, जिसका दूध कम है उसमें कैल्शियम सबसे जास्ती। तो किल्लार गाय का दूध पीना रोज, भरपूर कैल्शियम उसमें है, तो बाल गिरना कम है। और एक दूसरी चीज बताता हूं, और किसमें कैल्शियम है? गाय के दूध से बनाए हुए दही में दूध से भी जास्ती कैल्शियम। गाय का दूध है ना, उसमें समझ लो 1 ग्राम कैल्शियम है 1 गिलास दूध में, तो उसी 1 गिलास दूध को दही बना देंगे तो कैल्शियम 10 पट बढ़ जाता है। तो देशी गाय के दूध का दही खाएं तो कैल्शियम उसमें बढ़ता है। दही खाइए। और दही से भी 10 पट जास्ती कैल्शियम है ताक में। ताक है ना, तो ताक कीजिए। ताक से भी 10 पट जास्ती कैल्शियम है तूप में। अच्छा, ताक और तूप के बीच में और एक चीज होती है, लोनी। तो ताक के बाद लोनी में, लोनी से 10 पट जास्ती तूप। इसका माने ये है, जो भी आई और ताई को केश गल रहे हैं वो गाय के दूध का तूप खाएं। जास्ती तूप खाएंगे केश गलना बंद हो, कैल्शियम की पूर्ति। अब तूप नहीं खा सकते तो लोनी खाइए, लोनी नहीं खा सकते ताक कीजिए, ताक नहीं खा सकते दही पीजिए, दही नहीं खा सकते दूध पीजिए। लेकिन किल्लार गाय का, मछली का नहीं। ठीक है? अच्छा, और कुछ माहिती देता हूं। और किस किस चीज में कैल्शियम है? केला, बिल्कुल सही, केले में भरपूर कैल्शियम, तो केला खाइए। और कैल्शियम किसमें है? आंवला। आंवला देखा, आंवला खाइए।
कोई भी ताई और आई रोज 2 आंवले खाए, सब केश गलना बंद हो जाए। रोज 2 आंवले रोज खाए। कैसे खाना? चटनी बना के खाओ, आंवले का अचार बना लो, आंवले का मुरब्बा बना लो, आंवले की चटनी बना लो, कैसे भी खाना, 2 आंवला रोज। जो ताई को केश बहुत गलते हैं बिल्कुल बंद हो जाए आंवला खाना। आंवले में बहुत कैल्शियम, और कैल्शियम किसमें है? दालिम। दालिम का रस पीना बहुत कैल्शियम है। और कैल्शियम किसमें है? पपैया। पपैया को क्या कहते हैं? पपैया, उसमें बहुत कैल्शियम। और कैल्शियम किसमें है? द्राक्षी, बहुत कैल्शियम है द्राक्षी। मनुक्का, भरपूर कैल्शियम है उसमें। बादाम, बहुत कैल्शियम है उसमें। मूंग की दाल, बहुत कैल्शियम है। मूंग की दाल, मूंग की दाल है बहुत कैल्शियम। मसूर की दाल में बहुत कैल्शियम है। हरे पत्ते की भाजी, पालक, मेथी, चवली, भरपूर कैल्शियम है। और गाजर है ना, गाजर गली, उसमें बहुत कैल्शियम है। मूली में बहुत कैल्शियम है, मूला में बहुत कैल्शियम। ये सब कैल्शियम की चीजें हैं, इनको आप भरपूर करें। और एक आखिरी माहिती, सबसे सस्ती और सबसे जास्ती कैल्शियम जिस चीज में है वो है चूना। चूना, पान में चूना खाते हैं, बस वो ही आप खाइए। जो भी आई और ताई को दूध नहीं है, दही नहीं है, ताक नहीं है, लोही नहीं है, कुछ नहीं है, गरीबी है, फिर भी कैल्शियम तो चाहिए, तो सबसे सस्ता है चूना। पान में खाते हैं, वही चूना खाना। कैसे खाना? पान में खाना, नहीं तो दाल में डाल के खाना, गरम में बनाते समय थोड़ा चूना डालना, नहीं तो ताक में मिला के, नहीं तो दही में मिला के, नहीं तो जूस में मिला के चूना। तो चूना माने कैल्शियम। कैल्शियम की पूर्ति जैसे होगी, बाल बहुत मजबूत होगा, बाल गलना बिल्कुल बंद हो। ठीक है, अब 2 माहिती हो गई। पहली माहिती हुई शैम्पू वापरना नहीं, तो बाल गलना कम। रीठा शीका का ही आंवला। अगर बाल गल रहे हैं, गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उसके 3 कारण हैं। पहला मैंने बताया शैम्पू वापर, ये बंद कर देंगे, बाल गिरना कम हो जाएंगे। रीठा शीका का ही आंवले से बाल धोना। दूसरा, कैल्शियम की पूर्ति करना, ताकि शरीर कैल्शियम की पूर्ति वाला हो जाए, तो बाल गिरना कम हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाए। तीसरी और आखिरी माहिती, किसी भी ताई और आई को अगर शरीर में रक्त की कमी होगी तो भी बाल गिरेंगे। रक्त की कमी, डॉक्टर लोग कहते हैं एनीमिया। एनीमिया एक रोग है जिसमें रक्त की कमी होती है। रक्त की कमी अगर शरीर में है तो बाल जरूर गलने वाले हैं। रक्त की सबसे जास्ती बढ़त शरीर में जो वस्तुओं से होती, नारियल का रस पिएंगे, रक्त की कमी दूर। दूसरी वस्तु है जिससे रक्त की कमी दूर होती है, मनुक्का। रोज मनुक्का खाएंगे, रक्त की कमी दूर होती है। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है हमारे घर में, केला। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है पपई। और रक्त की कमी दूर करने वाली वस्तु है द्राक्ष। रक्त की कमी दूर करने वाली और एक वस्तु है मूंग की दाल, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई, मसूर की दाल। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक बहुत अच्छी वस्तु है शेंगदाना। शेंगदाना। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है फुटाने। और रक्त की कमी दूर करने वाली सबसे अच्छी और सबसे सस्ती वस्तु है गुड़। गुड़ तो गाजर चबा के खाना, रक्त की कमी तुरंत दूर होती है। तो रक्त की कमी दूर कर लो, केश गलना बंद हो जाएगा। कैल्शियम की पूर्ति शरीर में हो जाए तो केश गलना बंद हो जाएंगे। और आखिरी माहिती,
शैम्पू वापरना बंद हो जाए तो केश गलना बंद हो। तो केश गलने की समस्या का समाधान ये हो गया। समझ में आया? आया? नहीं आया तो पूछो। अभी दो समस्याओं का समाधान हुआ, एक तो डोके दुखना और एक केश गलना। दोनों के बारे में अगर कुछ पूछना है तो पूछो। मराठी में पूछो। हाँ, भाजी पाला जिसको आप कहते हैं, हरे पत्ते वाला, सब में फॉलिक एसिड, सब में विटामिन डी। हाँ, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले दो बात हो गई, इस पर प्रश्न करोगे। प्रश्न करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में आया या नहीं आया। शरीर में कैल्शियम पकड़ के रखता है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल एक तरह से माहिती है। इनकी ये माहिती है कि हम कैल्शियम को शरीर में धारण कर सकें, इसके लिए और एक केमिकल की जरूरत है जिसको विटामिन B12 के रूप में जानते हैं। वो बिल्कुल सही। अब ये विटामिन B12 कहाँ से आता है? ये भी फॉलिक एसिड का बाई प्रोडक्ट है। फॉलिक एसिड कहाँ? टैबलेट्स। इनका ये प्रश्न है कि डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम बढ़ाना, फॉलिक एसिड बढ़ाना, विटामिन शरीर में बढ़ाना, तो गोलियां देते हैं। उन गोलियों को खाइए, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि गोले बनाने वाली कंपनी से कमीशन है, उनको कमीशन मिलता है। तो जाती गोली बिकेगी, जाती कमीशन, तो जाती डॉक्टर करोड़पति, ऐसा है। तो इसलिए मैं कभी भी किसी को कहता हूँ कि कैल्शियम बढ़ाने के लिए गोली मत खाना, फॉलिक एसिड बढ़ाने के लिए गोली मत खाना, विटामिन बढ़ाने के लिए गोली मत खाना। भगवान का दिया हुआ जो कैल्शियम विटामिन हमारे पास है वो खाना। भगवान ने किसने दिया है? भाजी पाला सब में कैल्शियम है, सब में फॉलिक एसिड है, सब में विटामिन है, वो ही जास्ती खाना। दूध में सबसे ज्यादा, दही में, ताक में, लोली में, दूध में भरपूर है, तो इसका ही सदुपयोग करना। गोली मत खाना, क्योंकि गोली खाने का कुछ लाभ होता भी नहीं है। पैसे जाते हैं, लाभ उतना होता नहीं। हाँ, अभी एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अभी पहला प्रश्न ये लेते हैं, पांड्रे केश। पांड्रे केश क्यों होते हैं? किसी ने पूछा ना बच्चों को पांड्रे केश क्यों होते हैं? किसने पूछा? आपने पूछा। पांड्रे केश होने का कारण जान लीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नाम बोला था जिसका याद होगा आपको, मेलानिन। ये केमिकल है जो हमारे रक्त में होता है, ठीक है? जब ये रक्त में जास्ती होता है मेलानिन, तो बाल एकदम काले होते हैं, एकदम काले। जब ये रक्त में मेलानिन कमी होता है तो बाल सफेद होना शुरू होते हैं, पांड्रे केश होते हैं। अब ये मेलानिन ज्यादा कभी होता है, कम कभी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के परिवार में बहुत लंबे समय तक कुछ बीमारी आ गई। प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब